देश के गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ उम्मीद की किरण की तरह देख रहा है। भले ही छत्तीसगढ़ से उनका व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है और न ही राजनीतिक नजरिया, तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमित शाह को लेकर राज्य के विष्णु सरकार के साथ पूरा प्रदेश इतने भरोसे में क्यों है? शाह से आखिर किस बात की उम्मीद है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहेगा। यूं तो अमित शाह किसी भी प्रदेश का दौरा करते हैं तो अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वे किसी भी प्रदेश में अधिकतम 12 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरते, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश अब बन गया है जहां वे सिलसिलेवार दौरा कर रहे हैं तो 30 से 36 घंटे का वक्त भी दे रहे हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। आज एशियन न्यूज की बिग स्टोरी में हम आपको एक बार फिर छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम धरा यानी कि बस्तर की ओर लेकर जाएंगे, तो राजधानी में बस्तर को लेकर हुई नीतिगत बातों से भी रूबरू कराएंगे। राज्य गठन से लेकर इन 23 सालों में छत्तीसगढ़ में कई अवसर आए हैं जब गोलियों की गड़गड़ाहट, बारूद के धमाकों और सुरक्षा बल के जवानों के खून से बस्तर की धरती लाल हुई है, तो प्रदेश के साथ पूरा देश नक्सली आतंक की वजह से थर्राया हुआ भी है। बस्तर का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही देता है कि स्वर्णिम धरा ने कितने कुछ सहा है। नक्सल दंश की वजह से बस्तर का 2 दशक में जितना विकास होना था, सही मायने में 25% भी नहीं हो पाया है, लेकिन अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। इसके पीछे वजह देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भरोसा दिलाया है कि साल 2026 के मार्च तक समूचा बस्तर नक्सल आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। देश में नक्सलवाद ऐसा कोड है जिसकी वजह से विकास के कई किले ढह गए। इस नक्सलवाद को चाहकर भी चर्चा से बाहर नहीं किया जा सकता। तो जब भी नक्सलवाद की चर्चा होती है, सबसे पहले बस्तर का नाम प्रमुखता से सामने आता है और पूरी चर्चा यहीं आकर केंद्रित हो जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 23 साल बाद वर्ष 2024 के अप्रैल में पहला मौका था जब सुरक्षा बल ने माओवाद को मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि 29 नक्सलियों को एक ही झटके में मार गिराया। इसके पीछे वजह है गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति। जी हां, यह हकीकत है। शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को किलेबंदी का जैसा मंत्र दिया। उसकी परिणति है कि परिणाम पलटने लगे हैं, तो नई उम्मीद की किरण भी नजर आने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बीते सप्ताह छत्तीसगढ़ दौरा था। ये पहला अवसर नहीं था जब शाह ने छत्तीसगढ़ को 30 घंटों से ज्यादा का वक्त दिया हो। फिर भी पहले और इस बार के दौरे में बड़ा फर्क था। विपक्षी दल भले ही उनके दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आए, पर हकीकत ये है कि शाह का ये दौरा पूरी तरह से रणनीतिक पक्ष पर केंद्रित था। भले ही गृह मंत्री शाह अपने इस प्रवास के दौरान बस्तर नहीं गए, लेकिन अधिकांश चर्चा बस्तर को लेकर ही हुई, जिसका सीधा तात्पर्य नक्सलवाद से है। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक स्वर्णिम धरा है, लेकिन प्रदेश की इस खूबसूरत धरती पर नक्सलवाद के कलंक का बदनुमा दाग लगा हुआ है। यूं तो इसकी कहानी 4 दशक पुरानी हो चुकी है, लेकिन असल मायने में नक्सल आतंक बीते 20 वर्षों से शांति के इस टापू छत्तीसगढ़ में अशांति का माहौल बनाए हुए हैं। नक्सल समाप्ति को लेकर सैकड़ों वीर जवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर कब छत्तीसगढ़ प्रदेश शांति और चैन की सांस ले पाएगा। इसका जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, लेकिन सवाल अब भी यही कौन रहा है कि शाह का यह वादा है या फिर दावा है। देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का दूसरा कार्यकाल 10 जून 2024 से शुरू हुआ है। इससे पहले वे 2019 से 2024 तक 5 साल गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार पूरा कर चुके हैं। बीते 5 सालों में अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास पर कई बार आए। हर बार उनका पूरा फोकस बस्तर पर ही रहा। दरअसल देश में नक्सलवाद का 80% हिस्सा बस्तर में ही है, जिसके प्रभाव में 15 जिले हैं, जिन्हें पूरी तरह से मुक्त कराना एक चुनौती है।
बीते 2 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ नक्सल दंश से बाहर नहीं आ पाया है। दूसरी हकीकत ये भी है कि देश के गृह मंत्री की कमान संभालने के बाद से शाह की रणनीति पर सुरक्षा बल लगातार नक्सल मान पर हावी होते नजर आए हैं। इसका परिणाम है कि अप्रैल 2024 में माओवादियों ने जब सुरक्षा बल पर हमला बोला तो सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही के सामने एक साथ 29 नक्सली ढेर हो गए। बस्तर माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित मान की तरह है। हालांकि माओवादियों ने राजनांदगांव, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर समेत कुछ और आसपास के जिलों में कब्जा जमाया हुआ है, पर तमाम रणनीतिक गतिविधियां और हमले की साजिशों को बस्तर से ही मूर्त रूप दिया जाता है। बीते 23 सालों में माओवाद छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने जिस तटस्थता का परिचय दिया, माओवाद के विनाशकारी योजनाओं पर लगातार प्रहार करते हुए विकास को गति देने का प्रयास किया, बस्तर के लोगों का सुरक्षा बल और सरकार पर भरोसा बढ़ा। उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं और बस्तर में माओवाद सिमटने लगा है, तो इसका असर पूरे प्रदेश में नजर आने लगा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि अब माओवाद अंतिम दौर में है, जिसका पूरा निदान करने का वक्त आ चुका है। बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवादी क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजना का 100% सैचुरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग थी। कल भी है। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरीज भी बुलाए गए थे, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को एड्रेस करते हैं तब पड़ोसी राज्यों का इकोसिस्टम भी इतना मजबूत होना जरूरी है। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। छत्तीसगढ़ में माओवाद को पूरी तरह खत्म कर पाना इतना भी आसान नहीं है। देश और प्रदेश की सरकार इस बात को बेहतर समझती है, तो सुरक्षा बल के अफसर इस बात को अच्छे से जानते हैं। नक्सलियों ने बस्तर को ऑपरेशन कैपिटल बना रखा है, तो अपने कुनबे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जन मिलिशियाई सदस्यों को अलग अलग जिलों में बांट रखा है। हालांकि भारत सरकार और तैनात सुरक्षा बल माओवादी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से माओवाद फन उठाने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। फिर भी मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से नहीं चूकते। माओवाद के दमन की रणनीति पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि माओवाद को पूरी तरह कुचलने के लिए पड़ोसी राज्यों के आला अफसरों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ज्वाइंट टास्क फोर्स 3 राज्यों का, कहीं 2 राज्यों का, जहां जैसा जंक्शन है वो बनाया गया है। सूचना के आदान प्रदान का खाका भी मजबूत किया गया है और भारत सरकार की एजेंसियां सभी राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम कर रही है और ज्वाइंट टास्क फोर्स के बहुत अच्छे परिणाम हमें। चीख और चित्कार के 20 बरस कम नहीं होते। इस बीच न जाने कौन सी घड़ी में किसकी या फिर कितनों की जान पर बनाएगी, कोई भी नहीं जानता था। सुरक्षा के खातिर सिर पर कफन बांधे सुरक्षा बल के जवान चौकसी पर लगे होते थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता था कि मौत किस रफ्तार से, किस स्वरूप में उनकी तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। प्रदेश के आम लोग, बस्तर के आदिवासी जन 2 दशक से सिर्फ इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो ऐसी सुबह आएगी जब बस्तर की धरा खून से इस तरह लाल नहीं होगी, जब कोई नक्सली उन्हें धमकाने नहीं आएगा, उनके परिजनों को घसीटकर घर से बाहर नहीं निकालेगा और उनकी आंखों के सामने उनका कत्ल नहीं होगा। कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब बस्तर अपने स्वाभाविक स्वरूप में नजर आएगा।
राज्य गठन के बाद माओवादियों ने साल 2005 से प्रदेश में अपनी धमक दिखाने की शुरुआत की थी। प्रदेश में माओवाद को तब से छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील होती रही है, लेकिन उग्रवादी संगठन ने सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ केवल अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास किया। हालांकि इस बीच बड़ी तादाद में समझदार लोगों ने उग्रवाद के रास्ते को छोड़कर समर्पण का रास्ता अख्तियार जरूर किया। देश के गृह मंत्री ने भावी रणनीतियों में इस बात का जिक्र इस बार भी किया है और स्पष्ट किया है कि हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने वालों का स्वागत किया जाएगा, पर जो लोग केवल बंदूक की भाषा समझना चाहते हैं वे अंतिम लड़ाई के लिए भी तैयार रहें। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कुछ फैसले भी लिए हैं जो वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। तेंदुपत्ता की खरीदी में आमूलचूर हम परिवर्तन भी करेंगे और इसके साथ साथ एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है इसको और स्ट्रेंथी कर हम जो दोष सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। मेरा सभी वामपंथी उग्रवाद में लिप्त हो या जुड़े हो सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार आपके विकास के लिए कटिबद्ध है, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध है। नई सरेंडर पॉलिसी को आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए, हथियार छोड़िए और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक रथ चला है, एक नया युग का आगाज हुआ है। बेहद स्वाभाविक सी बात है कि देश और प्रदेश की सरकार जिस नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, उसके समाप्त होने पर सबसे ज्यादा खुशी प्रदेश के लोगों को ही होगी। खासतौर पर नक्सल दंश से पीड़ित समूचा बस्तर उत्सव मनाने के लिए उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस प्रवास को लेकर पूरे विश्वास के साथ अपनी बातों को रखा। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा आने वाला है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने हर संकल्प को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे का जो संकल्प लिया है, निश्चित ही उसे तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। सबको मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो भी नक्सल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक लेके गए हैं और उनका कमिटमेंट है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इस नाते भी हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं और नीलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की योजना है और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, उसके माध्यम से सरकारी योजना को पहुंचा रहे हैं। इस बार उन्होंने आसपास छत्तीसगढ़ के जितने राज्य लगते हैं सभी के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ बैठक की है और बहुत स्पष्टता के साथ नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लिए नक्सलवाद के लिए कहा है। नक्सलियों से बहुत स्पष्टता के साथ कही है बात कि मुख्य धारा पर आपको आना चाहिए और नई योजनाओं के साथ हम सरेंडर पॉलिसीज को लेकर आ रहे हैं और अधिक फैसिलिटीज के साथ लेकर आ रहे हैं। बस जल्द इसकी घोषणा भी होगी। इन सारे बातों के साथ मैं सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ के इस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। उनका हृदय से आभार। निसंदेह उनका संकल्प बड़ा है
उनके संकल्प से ही अनुच्छेद 370 समाप्त होता है, उनके संकल्प से ही उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति आती है, इंसर्जेंसी समाप्त होता है, और यह भी उनका संकल्प है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, अवश्य पूरा हो। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो उनके पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। उस दौरान छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। साल 2005 से 2018 के बीच माओवाद ने छत्तीसगढ़ में जमकर उत्पात मचाया। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत सरकार ने तब भी नक्सलवाद के खिलाफ प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग दिया, लेकिन रणनीतिक तौर पर कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जवान शहीद होते रहे। इसके बाद साल 2019 में गृह मंत्री का दायित्व अमित शाह ने संभाला और उन्होंने नक्सल मोर्चे के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। हालांकि इस बीच छत्तीसगढ़ में भाजपा को करारी शिकस्त भी मिली और सत्ता की कमान कांग्रेस के हाथों में चली गई। इस बीच माओवादी गतिविधियां शांत पड़ी रही तो सुरक्षा बलों ने तटस्थ नीति बनाए रखी। अब एक बार फिर जब अमित शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प उठा लिया। इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उनकी आने वाली रणनीति सफलता के उच्च शिखर पर होगी। छत्तीसगढ़ में आकर बैठक के बाद जितनी संतुष्टि थी और पूरी कार्य योजना को लेकर उनके अंदर जो संतोष था, 7 राज्यों के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई तो एक निश्चित टारगेट को लेकर 3 दिन यहाँ रहे और सघन चर्चा के बाद आज सुबह जब मैं उनसे मिला तो उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट थी, जो प्रसन्नता थी, इससे लगता है कि ये पूरा का पूरा उनकी मेहनत सफल हुआ और जो एक बड़ा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा को समाप्त करें, नक्सलवाद को समाप्त करें, उस टारगेट की ओर माननीय अमित शाह के नेतृत्व में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कोढ़ की तरह है, जिसके खात्मे के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों की एकजुटता अपेक्षित होती है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक रस्साकशी का दौर हमेशा चरम पर रहा है। 15 सालों तक विपक्ष में बैठी कांग्रेस डॉक्टर रमन सरकार पर लगातार निशाना साधती रही, तो बीते 5 सालों में कांग्रेस के शासन के दौरान भाजपा ने भी उसी रणनीति को अपनाए रखा। अब एक बार फिर जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस माओवाद के खिलाफ तैयार रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान, पिछले बयान उठाकर देखेंगे तो पिछले 10 साल से ही बात बोल रहे हैं और आने वाला समय भी, मतलब जगदर बस्तर अगर आना है तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है इनकी नीयत साफ नहीं है और यहाँ छत्तीसगढ़ आना बस्तर के आदिवासियों का जल जंगल लूटने और खनिज संसाधन लूटने का, ये सिर्फ नक्सलियों के नाम से बड़ा प्लान कर रही है ताकि अपने चंद उद्योगपतियों को बस्तर की खनिज संपदा को सौंप सके। मैंने वही कहा ना कि ये पिछले 10 साल से वही बोल रहे हैं कि 2015, 2018, 2020, 2022 और फिर 2024, फिर जब फिर समय देके चले गए। गृह मंत्री जी, हम फिर अगली बार आएंगे तो फिर कब समय देके जाएंगे, जरा भी बता दीजिए आप। देखिए, इनके पास ना कोई नीति है, न कोई प्लानिंग है, न कोई इनके पास और कुछ है। न इनके पास नक्सली के लिए कोई नीति है, न सरेंडर के लिए कोई नीति है। ये सिर्फ नक्सलियों के नाम से केंद्र सरकार की जो राशि आ रही है उस राशि को बंदर बाट करने के लिए और कुछ भी नहीं कर रहे। अब जब हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी तो बस्तर में शांति को, बस्तर शांति को और लौट रहा था, उस समय गृह मंत्री तारीफ करते गए थे। फिर हमारी सरकार में बहुत सारी चीज नीतियां जो थी, चाहे वो सरेंडर नीति हो, चाहे एनकाउंटर नीति हो, एकदम पारदर्शिता और स्पष्ट थी। लेकिन सरकार आने के बाद फिर फर्जी, ये बीजेपी आने के बाद फिर फर्जी एनकाउंटर इन्होंने शुरू कर दी। आज फिर बस्तर एक दहशत के माहौल में चीज। यूं तो बस्तर में नक्सलवाद के पांव राज्य गठन से पहले ही पड़ गए थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान नक्सलवाद मुखर होने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जड़ें फैलाने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से माओवादियों ने फन नहीं उठाया। और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद जब बस्तर में विकास की चर्चा को बल मिला, तब माओवादियों का चेहरा खुलकर सामने आ गया। तब से प्रदेश की स्वर्णिम धरा लहूलुहान होती आ रही है। इस दर्द को देश ने सालों तक सहन किया है, लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दे दी है। इससे पहले उन्होंने आत्मसमर्पण नीति पर भी जोर दिया है। पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक
मृत्यु हुआ था, अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए डेडलाइन दे दी है, तो जाहिर है कि उसके पीछे मजबूत आधार भी होगा। यानी बस्तर में तैनात सुरक्षा बल और पुलिस को केंद्र सरकार ने मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, तो प्रभावित सरहदी राज्यों को भी मुस्तैद करने का काम हो चुका है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अब इस पूरे मसले को लेकर एशियन न्यूज के संवाददाता प्रशांत गजभिये ने बस्तर आईजी पी सुंदरराज से सीधी बातचीत की, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री शाह के दावे को वादे के तौर पर पूरा किए जाने की बात कही है। बस्तर बीते 5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और अब नक्सलवाद की अंतिम लड़ाई लड़ने जा रही है पुलिस। इस तरीके की बात जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। एक डेडलाइन भी जारी कर दिया गया है, 2026 तक नक्सलवाद को बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा। किस तरीके से अब रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि 2024 में हमने देखा लगातार पुलिस को फायदे मिल रहे हैं, पुलिस लगातार नक्सलियों पर हावी रही है, तो क्या उस रणनीति पे काम करना शुरू हो चुका है या फिर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैठक के बाद और स्वरूप बदला है रणनीति का? ये सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है बस्तर के आईजीपी सुंदरराज साहब। उन्हीं से जानते हैं। सर, अमित शाह जी का दौरा हुआ, दौरे में उन्होंने बस्तर के लेकर जिक्र किया, नक्सलवाद पर जिक्र किया, 2026 का डेडलाइन भी जारी कर दिया। क्या तैयारियां शुरू हो गई है उस दिशा में? बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत लगभग 30-40 वर्षों से नक्सल समस्या एक प्रमुख चुनौती के रूप में रहा है। इस चुनौती को सामने करते करते अभी वर्तमान में वर्ष 2024 में हमें काफ़ी कुछ निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ और जिस तरीके से वर्ष 2024 में लगभग सभी जिला अंतर्गत जो प्रभावी रूप से नक्सलवादी अभियान संचालित हुआ, जिसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा, उसी को देखकर सबको विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी 1.5-2 साल में जो नक्सल समस्या का एक खात्मा करके क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप हम इस इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दे सकता है। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से उसके लिए सुरक्षा बल सदस्य और सभी अन्य संबंधित एजेंसी सभी ने अपना अपना तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस टारगेट को अचीव करने में सफल होगा। सर, चूंकि अब केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है, ऐसे में जो आसपास के राज्य हैं उनसे कोऑर्डिनेशन किस तरीके से तैयार किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि बस्तर में मुठभेड़ होती है, जो लगे हुए क्षेत्र में मुठभेड़ होती है तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र नक्सली भाग जाते हैं। ऐसे में अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन पे अब किस तरीके से काम हुआ? जिससे विगत महीनों में जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से हुआ। उसके उदाहरण वर्ष 2023 का जो विधानसभा चुनाव और उसके पश्चात 2024 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव के दौरान महोदय द्वारा किसी प्रकार का कोई बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। इस दौरान काफ़ी बेहतरीन तालमेल के साथ और टीसीओसी अवधि भी 2024 में नक्सली आमतौर पर टीसीओसी के दौरान कोई बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए उनका साजिश रहते हैं। इन सभी कार्रवाई के दौरान, सभी अभियान के दौरान किसी प्रकार का कोई माओवादी को बढ़त नहीं मिला है। ये इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन और बेहतर होने के एक प्रमाण है और आने वाले समय में हम इसको और फाइन ट्यून करके जो माओवादियों का जो हमेशा एक रणनीति रहता है, मतलब इंटरस्टेट बॉर्डर्स में, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में जो सिक्योरिटी वैक्यूम इलाके को उसका अपना फायदा के लिए इस्तेमाल करने का, उस एडवांटेज को उनसे छीनने के लिए हमारा प्लान रहेगा ताकि माओवादियों के किसी प्रकार के इस परिस्थिति का लाभ ना मिले। सर, बस्तर को आपने बहुत करीब से देखा है, यहाँ पे बहुत लंबा समय गुजारा है आपने। आईजी के तौर पे तो गुजारा ही है, डीआईजी भी थे तब भी गुजारा, एसपी भी थे, उससे पहले भी आपने बस्तर को काफी देखा है और नक्सलवाद को काफी समझा है। क्या लगता है आपको कि 2026 अब जो है निर्णायक लड़ाई है और 2026 तक जो है नक्सलवाद खत्म हो जाएगा बस्तर से? निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम महोदय संगठन का किसी प्रकार का भी विचारधारा नहीं बचा है, वो सिर्फ एक लुटेरे गिरोह के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जैसा निर्दोष ग्रामीण को भी अलग अलग आरोप पर उनका प्रताड़ित करना, उसका हत्या करना, इस प्रकार जो निशाना है उनकी जो
आत्मा के एक निशान है, उनके कमजोरी के एक इंडिकेशन है। और उस सबको देखकर और जिस तरीके से सुरक्षा बल ने भी विगत महीनों में काफ़ी एक बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई किया, उन सब परिस्थितियों और क्षेत्र की जनता भी जो माओवादियों के एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी जन विरोधी चेहरा है, उसके देख ली, जान ली, पहचान ली, इसी माओवादी संगठन से छुटकारा लेने के लिए काफ़ी तैयार है। और माओवादी संगठन के किसी प्रकार का कोई नया रिक्रूटमेंट बेस नहीं मिल पा रहा है, उनके सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है, उनको सेफ कॉरिडोर भी समाप्त होते जा रहा है। इस प्रकार के सभी ओवरऑल परिस्थिति को देखकर हमें पूरा विश्वास है, आने वाला बहुत जल्दी हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करके क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ इलाका एक नया और सकारात्मक पहचान दिलाने में हम सफल होगा। तो देखिए कि जिस तरीके से एक अनुमान भी लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तो बस्तर के बारे में चर्चा होगी और नक्सलवाद के बारे में चर्चा होगी। तो नक्सलवाद के बारे में चर्चा भी हुई और एक डेडलाइन भी बना दिया गया है कि 2026 में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और इस ओर अब पुलिस अपना काम करना भी शुरू कर दी है और जितनी भी एजेंसीज हैं जो भी नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशंस चला रहे हैं, वो अब सक्रिय हो गए हैं। ऑपरेशंस की तैयारी की जा रही है ताकि 2026 जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा होगा, तब तक नक्सलियों को खत्म करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबी, एशियन न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की धरा रत्नगर्भा है। इस प्रदेश में विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, पर इन सब पर माओवाद ऐसा रोड़ा है जिसे जड़ से खत्म करना उतना ही जरूरी है जितना इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन। बीते इन सालों में नक्सलवाद को रोकने के लिए देश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसके पीछे उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि भले ही उन्हें शहादत मिले, लेकिन उनकी तैनाती जिस उद्देश्य के लिए हुई है वह मुकम्मल हो जाए। इस पर देश के प्रतिष्ठित कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी ने देश के लिए कुर्बान होने वाले जवानों की शहादत पर एक कविता समर्पित की थी। उसकी चंद लाइन आपके सामने पेश है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। एशियन न्यूज की बिग स्टोरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।